लेबनान के अंदर सडनली 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेजर डिवाइसेस ने बीप करना स्टार्ट किया और कुछ बीप्स के बाद उन सब के अंदर एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ जिसमें लगभग 2750 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, जिसमें 200 क्रिटिकल कंडीशन में हैं और 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये पेजर ब्लास्ट कराया किसने, और ये सेलुलर फोन्स और मोबाइल की दुनिया में, मोबाइल के जमाने में आखिर ये पेजर यूज कर कौन रहा था। अगर आप वर्ल्ड मीडिया को देखें तो पूरी तरीके से पूरे मीडिया में यही न्यूज छाई हुई है कि किस तरीके से पेजर ब्लास्ट कंडक्ट कराया गया लेबनान के अंदर। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल इजराइल को ठहराया जा रहा है। अब सबसे पहले न्यूज की जब हम बात करते हैं तो जो मैंने आपसे बात बताई कि सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन कंडक्ट किए गए हैं लेबनान में ट्यूसडे के अंदर, जिसमें 2750 लोग मारे गए हैं, जिसमें मेजोरिटी का ऑलमोस्ट 95 to 99% जो फैटेलिटीज हैं वो हिजबुल्लाह ग्रुप, एक मिलिटेंट ग्रुप जो लेबनान से फंक्शन करता है, उन आतंकवादियों, उन मिलिटेंट्स की है। दूसरी चीज, इसे हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच बताया जा रहा है, जो इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। अब 3 ऑफिशियल्स ने इसको ब्रीच करते हुए कहा है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे, जिन्हें हम इंफॉर्मेशन रिसीव और वापस भेजने के लिए यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक पर्सपेक्टिव। न्यूमेरिक मतलब नंबर फॉर्म में, मोबाइल नंबर फॉर्म में, और अल्फा न्यूमेरिक जिसमें अल्फाबेट्स एज वेल एज नंबर्स दोनों यूज किए जाते हैं। इस तरीके से आपको मैसेजिंग भेजी जाती है और रिसीव की जाती है अगर वो 2 वे डिवाइस है तो। इससे पहले कि हम पहुंचे कि पेजर क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं इस अटैक का, कि ये क्यों हुआ, टाइमिंग इसकी क्यों मैटर करती है, और किस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो में, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ये हमें एक सीख देता है कि साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक नया पड़ाव हम एक अचीव कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो थ्रेट है वो एक नेक्स्ट लेवल थ्रेट्स पे पहुंच चुके हैं और उन्हें किस तरीके से हमें बचने की जरूरत है। राइट। अब जनरल पर्सपेक्टिव में मैंने आपसे बोला कि पेजर क्यों यूज किए जा रहे हैं सेलुलर फोन्स के जमाने में, तो सबसे पहले ये जानने के लिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि यार ये हिजबुल्लाह है क्या, पेजर डिवाइसेस हैं क्या, पेजर ही क्यों यूज किए जा रहे हैं। 1 साल से इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, जिसमें काफी ज्यादा इजरायलीज मारे गए। रिटेलिएशन में इजराइल ने भी लोगों को मारा। पिछले 11 महीने में लगभग 41,000 लोगों को, 41,000 पैलेस्टीनियंस को इजराइल मार चुका है। अब उसके अगेंस्ट जो लड़ रहा है एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमस है, हाउदीज है, उनकी फाइट है इजराइल के अगेंस्ट। और कहीं ना कहीं इजराइल उन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वाले मिलिटेंट ग्रुप्स को, या जो खुद को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उनको काउंटर करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल वॉरफेयर पे पहुंच चुका है, एक एडवांस लेवल वॉरफेयर पे पहुंच चुका है। अब सर्टेनली किसी ने इस अटैक को क्लेम नहीं किया है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने, फॉरेन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की माने, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की माने, तो उनका कहना है कि इस अटैक का एक एक चिन्ह, एक एक स्टेप दर्शाता है कि इसमें मोसाद का इन्वॉल्वमेंट है। हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा फिजिकल ब्रीच, जिसमें एक डिस्टेंस पे बैठ के आपने फिजिकल अटैक किया है ऑन अ टेरिटरी जहां आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है। सुनने में ही काफी ज्यादा ड्रेडफुल और काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। अब ऐसे में लेबनान के प्राइम मिनिस्टर का कहना है, नजीब मिकाती का कहना है कि यह लेबनान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, लेबनान की सोवरेनिटी के ऊपर अटैक है। टाइमिंग की बात करें, इस टाइम पे क्या हुआ, सबसे पहले देखते हैं दिस इज इजराइल, और इजराइल का जो नदर्न पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है इसे हम लेबनान देखते हैं। एक लार्जर मैप में हम इसे बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अगर लोकेशन देखी जाए तो नदर्न इजराइल से लगा हुआ हिस्सा, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सदर्न लेबनान का पार्ट जो है वो इजराइल के नदर्न टेरिटरी से टच होता है या फिर बाउंड्री शेयर करता है। अब ऐसे केस में ये अटैक कंडक्ट क्यों किया गया, उनका मानना है कि ये एक रेस्पॉन्स है इजराइल का। थोड़े टाइम पहले एक शियाइट मिलिटेंट ग्रुप ने, हिजबुल्लाह ने, जो एक टॉप डिफेंस लीडर था इजराइल का, एक्स लीडर जो था, उसके ऊपर एक अटैक प्लान किया, एक अटैक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया, जो कि एक फेल्ड अटेम्प्ट था। उसके रेस्पॉन्स में इजराइल ने एक ऐसा अटैक किया जो पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज की डेट में शॉक है कि इतनी दूर बैठ के ऐसा फिजिकल अटैक कैसे किया जा सकता है। ऐसे केस में योजी मेलमन, जो स्पाइज अगेंस्ट आर्मेडागॉन की ऑथर है, उन्होंने लिखा है कि इस अटैक का एक एक एस्पेक्ट हमें मोसाद से कनेक्ट होता हुआ दिखता है। ऑल्दो इजराइल ने क्लेम नहीं किया है, लेकिन एवरीबॉडी नोज दिस अटैक वाज कंडक्टेड बाय इजराइल। अब अटैक किनको किया गया? ऑफ कोर्स सिविलियंस वर नॉट अटैक्ड। अटैक किनको किया गया? अटैक किया गया हिजबुल्लाह टेररिस्ट को, हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स को, जो अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में रहकर ईरान की बैकिंग के साथ
इजराइल के साथ अपनी इजराइल पैलेस्टीन वॉर में इजराइल को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पेजर क्यों यूज कर रहे थे यार ये? व्हाट वाज द यूज ऑफ पेजर? व्हाई वर पेजर यूज्ड? देखो ऐसा है, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है फ्रॉम द पास्ट 11 मंथ्स, सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर मोबाइल कम्युनिकेशन यूज किया जाता है तो देयर आर हाई चांसेस कि उन मैसेजेस को इंटरसेप्ट किया जा सके बाय द इजरायली फोर्सेस। तो एक अपनी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, अपनी मैसेजिंग को इंटरसेप्ट ना किया जा सके, इसलिए हिजबुल्लाह ने सबको कमांड किया था, सबको ऑर्डर दिया था, जितने भी उसके मिलिटेंट ग्रुप्स के अंदर काम करने वाले मिलिटेंट्स हैं या जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, कि कोई भी मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं करेगा और हम पेजर कम्युनिकेशन पे रिलाई करेंगे। ये पेजर कम्युनिकेशन वो है जो 90s में मोबाइल के जमाने से पहले जो एक कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव चलता था, एक कम्युनिकेशन डिवाइस चलता था, उस टाइम पे फोन यूज ना करके हम पेजर डिवाइसेस यूज करते थे। ऐसे में हमें यह जानना जरूरी है कि जो हिजबुल्लाह शिया मिलिटेंट्स जिन पर अटैक किया गया है ये है कौन। अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए तो हिजबुल्लाह को हम बोल सकते हैं पार्टी ऑफ गॉड। इसका जो एक्चुअल ट्रांसलेशन निकल के आता है अल्लाह के बंदे, पार्टी ऑफ गॉड। अब ऐसे केस में हिजबुल्लाह है कौन? आपको पता है इस्लाम के अंदर दो मेजर ग्रुप है, वन इज शिया, सेकंड इज सुन्नी। 80% लोग सुन्नी है दुनिया के अंदर मुस्लिम्स एंड 20% आर शियाज। शियाज आर जनरली बैक्ड बाय ईरान, विच आर जो जिसको हम एक शिया लीडर की तरह देखते हैं दुनिया के अंदर। अब ये शियाइट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, अब इसको आप किस तरीके से देख रहे हो? शियाइट मुस्लिम है जी, पॉलिटिकल पार्टी एट प्रेजेंट आप इसे पॉलिटिकल पार्टी भी बोल सकते हैं, देखते हैं क्यों। दूसरी चीज, हम इसे एक मिलिटेंट ग्रुप की तरह देखते हैं क्योंकि जो इसका एस्पेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं रिलीजियस एंगल भी देखने को मिल जाता है, रिलीजियस फैनेटिज्म भी देखने को मिल जाता है, इसलिए हम इसे एक मिलिटेंट ग्रुप भी बोल सकते हैं। ये लेबनान में बेस्ड है, लेबनान लाइज नॉर्थ ऑफ इजराइल। इसके सिक्योरिटी एपरेटस को देखते हुए, इसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए और जो इसने सोशल सर्विसेज की है, इसने अपनी एक ऐसी इमेज बना ली है जिसे हम बोलते हैं स्टेट विद इन अ स्टेट। मतलब एक पैरेलल गवर्नमेंट रन करता है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है लेबनान के अंदर। जिस टाइम ये बना था उस टाइम पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लेबनान के अंदर हुआ करती थी, लेकिन इसने अपनी इमेज इस तरीके से बनाई कि इस पे भी लोगों का रिलायंस बढ़ना शुरू हो गया और हम हिजबुल्लाह को सर्टेनली लेबनान के अंदर स्टेट विद इन अ स्टेट की तरह देखना शुरू कर चुके थे और आज की डेट में डेफिनेटली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए तो दिस इज द ग्रुप ऑफ हिजबुल्लाह जो आपको जनरल फंक्शन करता हुआ दिख जाता है। फाउंड कैसे किया गया, क्यों किया गया, किस वजह से किया गया? जनरली इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि 1975 से लेकर 1990 का जो पीरियड है, 1975 से लेकर 1990 वाला जो पीरियड है, इसे हम बोलते हैं लेबनीज सिविल वॉर। ऐसे टाइम पे आपको सिविल वॉर जब देखने को मिल रही थी, तो जब 1948 में इजराइल बना तो काफी हद तक जो पैलेस्टीनियंस थे उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स लेबनान। और जब वो लेबनान की तरफ मूव करना शुरू करा, उन्होंने अपने आप को सेटल डाउन किया इन सदर्न लेबनान, जिसकी वजह से एथनिसिटी डिफरेंसेस की वजह से पैलेस्टीनियंस और लेबनीज के बीच में एक कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अब बात तब बढ़ जाती है जब 1978 से 1982 के बीच में इजरायली फोर्सेस ने पैलेस्टीनियन गुरिल्ला फोर्सेस को काउंटर करने के लिए उस सदर्न लेबनान पे अटैक करने शुरू कर दिए, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको किसके ऊपर देखने को मिला? लेबनीज पॉपुलेशन के ऊपर देखने को मिला। सेम टाइम पीरियड में ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, जिसके बाद अयतुल्लाह खमेनी आपको ईरान की कमान संभालते हुए दिख जाते हैं। एक शरिया लॉ पे चलने वाली थियोक्रेसी बन जाता है ईरान। एक शिया मुस्लिम्स अपने शरिया लॉ पे चल रहे हैं। ऑफ कोर्स उनको बैकिंग किसको बैकिंग प्रोवाइड करेंगे? वो एक शियाइट पॉपुलेशन जो लेबनान के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो रिलीजियस लाइन पे चलने को तैयार है। तो ईरान से भी आपको बैकिंग देखने को मिल रही है हिजबुल्लाह ग्रुप की। और इवेंचुअली 1979 में आपको हिजबुल्लाह पिक्चर में आता हुआ दिख जाता है लेबनान के अंदर। तभी से यह सारा खेल शुरू हुआ। इनिशियल पर्सपेक्टिव जो हम बोलते हैं इसका, तो सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि यार इसका एंटी इजराइल पर्सपेक्टिव तो है ही, एंटी इजराइल तो है ही है, साथ के साथ ये एंटी वेस्ट भी है। एंटी वेस्ट है, किसी भी तरीके से यूएस का, वेस्ट एशिया के अंदर प्रेजेंस होना हिजबुल्लाह को खटकता है, ईरान को खटकता है। और ईरान द्वारा जितने भी बैक्ड मिलिशियास हैं, सब किसी भी ना किसी तरीके से वेस्ट के इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में कम करने की कोशिश करते हैं। ईरान इन्हें फंड प्रोवाइड करता है, ईरान इन्हें आर्म सप्लाई करता है। और आज की डेट में इजराइल पैलेस्टीन कंफ्लिक्ट को अगर देखा जाए तो इट्स मोर ऑफ द इजराइल वर्सेस ईरान कंफ्लिक्ट रेदर देन इजराइल पैलेस्टीन कंफ्लिक्ट। क्योंकि जितने भी आपको काउंटर पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स इस कंफ्लिक्ट में देखने को मिल रहे हैं अदर देन इजराइल, मिडिल ईस्ट के अंदर स्पेशली दे आर ईरान बैक्ड। तो कहीं ना कहीं ईरान भी पिक्चर में आ जा रहा है, इसलिए हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हिजबुल्लाह इज एन ईरान बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन। शिया है पहला रिलीजियस लाइन, दूसरा एंटी इजराइल है, दूसरी कॉमनैलिटी जिसकी वजह से आपको ईरान बैक करता हुआ दिख जाता है इन्हें। ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम कर रहे हैं। साथ के साथ ये इसका एग्जांपल हमें इससे भी देखने को मिलता है कि जब बशर अल असद के टर्मिनेशन की बात चल रही थी, उसको हटाने की बात चल रही थी सीरिया से, यूएस एंड इजराइल वर इन कंप्लीट सपोर्ट के बशर अल असद को हटा देना चाहिए सीरिया से, लेकिन हिजबुल्लाह ग्रुप वाज सपोर्टिंग ईरान एंड रशिया
हु वर सपोर्टिंग बशर अल असद। तो कहीं ना कहीं अगर एक्सेस देखा जाए तो हिजबुल्लाह का एक्सेस बनता है रशिया और ईरान के साथ। तो हम डेफिनेटली बोल रहे हैं कि ये एक बड़े गेम का पार्टनर, एक बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो इस लड़ाई में, इस एक कॉम्प्लेक्स लड़ाई का हिस्सा है, जिसे आज की डेट में हम वापस पिक्चर में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पे एक हिस्ट्री का सबसे बड़ा फिजिकल ब्रीच किया गया है, फिजिकल अटैक किया गया है। इनिशियली जब ये ग्रुप बना था तो ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, इसने अपना खुद का सिक्योरिटी अपरेटस बनाया, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह खुद को रिप्रेजेंट किया। 2000s में, मिड 2000 में पहुंचते पहुंचते इसकी एक पॉलिटिकल साख भी बन गई। और आज की डेट में अगर देखा जाए 128 मेंबर हैं लेबनान असेंबली के अंदर, लेबनान पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें से 13 मेंबर्स हिजबुल्लाह के हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आज की डेट में जो रूलिंग पार्टी है लेबनान की, उसमें ये एक कोएलिशन, एक एलाइड पार्टनर्स है। इनके साथ काफी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, क्योंकि लेबनान इज फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, लेबनान इज फेसिंग इन्फ्लेशन, लेबनान इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो काफी हद तक हिजबुल्लाह को और रिलीजियस फैनेटिज्म को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है कि आप अपनी लड़ाई ना लड़के दूसरों की लड़ाई में इन्वॉल्व होने की वजह से अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। अगर देखा जाए लेबनान की एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द वर्ल्ड मैप, तो आपको देखने को मिल जाएगा मिडिल ईस्ट का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो जिसे हम वेस्ट एशिया बोलते हैं, वेस्ट ऑफ वेस्ट एशिया इज लेबनान, जो आपको मेडिटेरेनियन रीजन में देखने को मिल जा रहा है। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप देखने को मिल रही है। दिस इज इजराइल एंड दिस जो छोटा सा आपको ऑरेंज शेडेड पार्ट देखने को मिल रहा है, बेरूत इज द कैपिटल एंड लेबनान इज द कंट्री। इसका अगर आप पूरी तरीके से एक एनलार्ज मैप देखने की कोशिश करते हैं तो दिस इज रिप्रेजेंटेड हियर ऑन द स्लाइड। अब ये सवाल ये है कि यार एक ऐसा अटैक जिसे हिस्ट्री में आज तक नहीं किया गया, आखिर कैरी कैसे किया गया, इसे कराया कैसे गया? स्पेकुलेशंस है, जवाब किसी के पास नहीं है, सबके पास स्पेकुलेशंस है। पहला स्पेकुलेशन यह है कि लोगों को लगता है कि यार ओवर हीटिंग ऑफ द बैटरीज की वजह से, बैटरीज की ओवर हीटिंग हुई और सडनली उन डिवाइसेस के अंदर क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। लेकिन जैसे ही स्पेकुलेशन डाला गया उसके बाद इसे डिस्कार्ड कर दिया कि नो, दिस कैन नॉट बी द कॉज। उसके बाद जनरल पर्सपेक्टिव में हमें पता है कि इतने टाइम से आप कोशिश कर रहे हो, हिजबुल्लाह कोशिश कर रहा है कि उसके मैसेजेस को इंटरप्रेट ना किया जा सके, इंटरसेप्ट ना किया जा सके, इस वजह से वो पेजर पे शिफ्ट हुए। और रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मंगाया था पेजर्स का लेबनान के अंदर, जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स यूज कर पाते, जिससे इजराइल उन्हें इंटरसेप्ट ना कर पाए। अब माना जा रहा है कि ये जो नया कंसाइनमेंट आया है, इजराइल ने इस कंसाइनमेंट को ब्रीच किया है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फिट कर दिए थे इन पेजर्स के अंदर, जिन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा गया, एक अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा गया। जैसे ही वो पेजर्स पे रिसीव हुआ, वैसे ही उन पेजर्स ने बीप करना स्टार्ट किया और एकदम साइमल्टेनियसली सारे के सारे पेजर्स ने एक साथ ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से आपको ये कैजुअलिटीज देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यार ये जो लिथियम आयन बैटरी जो यूज की जा रही है आजकल, जो फोन्स में भी यूज की जाती हैं, ये उनकी हीटिंग की वजह से हुआ है, उनको हीट किया गया। और माना जाता है कि जब लिथियम आयन बैटरीज हीट होती हैं तो वो उनमें से स्मोक निकलता है, दे कैन कैच फायर एज वेल, और 590 डिग्री पे वो एक ब्लास्ट भी कंडक्ट कर सकती हैं। तो ये केवल पेजर्स के साथ इशू नहीं है, दिस कैन बी द इशू विद सेल फोन्स एज वेल। अगर पेजर्स पे आप अटैक कर पा रहे हो इतनी दूर बैठ के विद नो फिजिकल प्रेजेंस, तो कहीं ना कहीं आज की डेट में आपके सेल फोन्स भी एक बॉम्ब की तरह, एक थ्रेट की तरह देखे जा सकते हैं। आपके सेल फोन आपके हाथ में एक बॉम्ब की तरह देखे जा सकते हैं अगर आपके एडवर्सरीज उनको टारगेट करना चाहें या उनको एक टूल की तरह यूज करना चाहें आपको टारगेट करने के लिए। अगर हमें देखा जाए, एक अननेम्ड ब्रिटिश सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उनका मानना है कि ये जो पेजर्स हैं इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स लाइन पे हैक किया गया और इवेंचुअली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा गया और उनमें फिर ब्लास्ट कंडक्ट कराया गया, एज आई ऑलरेडी सेड इट। अब ये कुछ का मानना है कि यार ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड थे कि कुछ बीप्स के बाद ये क्या करना शुरू कर देंगे, मतलब इन्हें ऑलरेडी इस तरीके से प्रोग्राम किया गया कि जैसे ही इनमें सर्टेन लेवल ऑफ बीपिंग पहुंचेगी या सर्टेन नंबर ऑफ बीप्स आएंगे, उसके बाद इनमें क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। स्पेकुलेशंस है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस, कोई कॉन्क्रीट आंसर अभी किसी के पास नहीं है। अभी जो हम कर सकते हैं, वी कैन जस्ट स्पेकुलेट। अब जो अगला सवाल है कि यार ये पेजर होते क्या हैं, और ये मैंने आपको बताया कि मोबाइल फोन के जमाने में पेजर इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, वो सिंपल सा रीजन है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। हिजबुल्लाह अपने सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से क्या कर रहा है, मोबाइल फोन्स की जगह पेजर्स को यूज कर रहा है, जिससे इंटरसेप्शन ना हो सके, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो सके, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजीली अचीव कर पाए विदाउट लेटिंग द इजरायली फोर्सेस टू नो देयर इंटेंशंस। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे भाई पेजर क्या है। पेजर एक डिवाइस है जो आज से 30-40 साल पहले यूज किया जाता था, मतलब अर्ली 2000s और लेट 90s में आपको ये पिक्चर में आता हुआ दिखता था। ये एक बीपर भी बोलते हैं इसको, और एक स्मॉल और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे डिजाइन किया गया है मैसेजेस को रिसीव करने के लिए। जनरली पेजर जो होते हैं वो मैसेज रिसीव करने के लिए होते हैं, वन वे होते हैं,
लेकिन कुछ केसेस में इनसे शॉर्ट मैसेजेस सेंड भी किए जा सकते हैं, अलर्ट सेंड भी किए जा सकते हैं, मतलब टू वे पेजर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बेसिक ऑपरेशन क्या है, ये आप मैसेज रिसीव करोगे, मैसेज सेंड करोगे। जनरली जो मैसेज होगा बहुत ही शॉर्ट होगा, सेलुलर फ्रीक्वेंसीज पे काम नहीं करता, रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है, विदाउट सेलुलर टावर्स भी फंक्शन कर सकता है। बेस स्टेशन से आपको मैसेज भेजा जाएगा, सेंट्रल डिस्पैच तक वो पहुंच जाएगा। ये मैसेज या तो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, या फिर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, जिसमें टेक्स्ट और नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जब आप ये मैसेज भेजते हो थ्रू अ टू वे पेजर, ऑफ कोर्स मैसेज रिसीव करने वाले आर वन वे पेजर्स, मैसेज जिसमें रिसीव भी किए जा सके और सेंड भी किए जा सके, देयर आर टू वे पेजर्स। तो जब आप ये टू वे पेजर्स यूज करते हो, जो आज की डेट में थोड़े कम कॉमन है, लेकिन ये रूडिमेंट्री फॉर्म जो टेक्स्ट मैसेज जो आज की डेट में देखने को चलता है ना, कि मैंने किसी को टेक्स्ट मैसेज किया, उसको रिसीव हो गया, सामने वाले ने रिप्लाई कर दिया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग चलती है ऐसी पेजर में चलती है, लेकिन इन शॉर्ट फॉर्म। और जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर मैसेजिंग जैसे हम टेक्स्ट मैसेज में टाइप करते हैं वैसा ना हो, वो जनरली आपको न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म्स में देखने को मिलती है। तो मतलब बोल सकते हैं कि इट्स अ डेड ओल्ड टेक्नोलॉजी जिसको हिजबुल्लाह यूज कर रहा था फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी। लेकिन बोलते हैं ना, जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे हुए कुत्ता काट लेता है। तो इन पेजर्स के साथ वही हुआ है, दे यूटिलाइज दिस। वो चाहते थे कि इन पेजर्स के थ्रू सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, लेकिन आज की डेट में देखने को मिल रहा है यही पेजर्स उनकी किलिंग का, उनके ऊपर अटैक का कारण बने हैं। अब पेजर की जब हम बात करते हैं आगे, यूजर जब रिप्लाई करते हैं तो इसमें सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव होता है। ब्रीफ टेक्स्ट भेजेंगे कम्युनिकेशन के लिए, जनरली जब ये मैसेज पहुंचता है तो एक बीप बजती है, टोन बजती है, या फिर वाइब्रेशन होता है। तो जनरल पर्सपेक्टिव में आप समझ सकते हो इन्हें उस जगह यूज करना बहुत पोटेंट है जहां आपको शांति चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, जहां आपको लगता है कि आपकी आवाज की वजह से कोई वॉयलेंस ना हो, नो वॉइस नो, जो बोलते हैं ना साइलेंस जोन, साइलेंस जोन्स के लिए आपको पेजर जो है वो जनरली फंक्शन करते हुए दिख जाते हैं। आज के जमाने में जनरली आपको पेजर को यूज करता हुआ नहीं दिखेगा। इट इज जस्ट फॉर, मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से यूज किया जा रहा था। इसलिए कहीं अगर नॉइजी एनवायरमेंट्स में या फिर कहीं साइलेंस जोन हो, वहां आपको यूज करते हुए दिखेंगे, सच एज इन हॉस्पिटल्स। अगर आगे बढ़े तो अब पेजर्स का यूज कब शुरू हुआ? पेजर्स जनरली हम यूज करते हुए देखते हैं अर्ली 2000s में और लेट 90s में। लेट 90s में और अर्ली 2000s में आपको पेजर ही यूज होते हुए दिखते थे। उस टाइम पे मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, इतना ज्यादा प्रचलित नहीं थे, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ना ही हमारे पास स्ट्रक्चर था। अपनी बात नहीं कर रहा मैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा हूं। पेजर्स कॉमनली यूज किए जाते थे डॉक्टर्स द्वारा, नर्सेज द्वारा, इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा, जिसकी वजह से क्योंकि उनकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज, आप सेलुलर नेटवर्क्स की जरूरत नहीं है उस केस में। आपको सेलुलर नेटवर्क्स, एयरटेल, जियो, इन सब की नीड नहीं होती है। दे फंक्शंस ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसीज। और जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं वो अनरिलायबल इसलिए है क्योंकि उन्हें इंटरसेप्ट किया जा सकता है और कहीं कहीं आपको अनअवेलेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है सेलुलर नेटवर्क्स की। पेजर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, रिलायबल कम्युनिकेशन के साथ साथ यहां रिलायबल में आपको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलता है। मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन और रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए पेजर एक पोटेंट डिवाइस है। एटलीस्ट अब मैं ये बोल सकता हूं पोटेंट डिवाइस था, अब तो क्या सिक्योरिटी ब्रीच ऑलरेडी हो चुकी है, पेजर्स हैज बीन यूज्ड। अगर इन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर इन चीजों को हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें यह बात समझ में आती है कि नोबडी इज सेफ। आप कितनी भी बेसिकली प्रिकॉशंस बरत लें, कितने भी पर्सपेक्टिव्स अपना लें, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि यू आर नॉट सेफ एनीमोर, जो चीज आपको सेफ लगती है वो भी आज की डेट में सेफ नहीं बची है। आई गेस जितनी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी, आपको पेजर वाला पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा। हिजबुल्लाह किस तरीके से फंक्शन करता है, हिजबुल्लाह है क्या, ये भी आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। और सर्टेनली इजराइल का इन्वॉल्वमेंट, मोसाद का इन्वॉल्वमेंट जो इसमें देखने को मिल रहा है, ऑल्दो दे हैव नॉट क्लेम्ड इट, बट सर्टेनली सबको पता है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा, लेकिन हमने देखा, इजराइल का ही अटैक है ये। और अब इसके थ्रू हम पहुंचते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर, एक कि द रीसेंट पेजर एक्सप्लोजन्स टारगेटिंग हिजबुल्लाह ऑपरेटिव हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द इवॉल्विंग नेचर ऑफ साइबर एंड फिजिकल वॉरफेयर, particularly in the context of state and non-state actors. Discuss the implications of such sophisticated supply chain attacks on global security and how they challenge traditional notions of sovereignty and warfare. तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स लेके आओ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करो इसके अंदर, और किस तरीके से अगर ये टेक्नोलॉजी नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में पहुंच सकती है तो किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को chaotic बना सकती है, किस तरीके से इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं इसके, कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे अगेंस्ट बैठे हैं वो किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं और हमें इसे काउंटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।